चाहे कुछ हो मौला, जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सज्जन साईं मेरा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। मुर्शिद मेरे मुझे रोकी ना तू, अपने अंदर मुझे खोने दे तू। मुर्शिद मेरे मुझे रोकी ना तू, रोकी ना तू, मुझे रोकी ना तू। अपने अंदर मुझे खोने दे तू, मुझे दीवाना होने दे तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सज्जन साईं मेरा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर हो। थैंक यू सो मच बॉबी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज फिर हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारा जिस्म एक अमानत है, एक नेमत है अल्लाह ताला की, और हम इस नेमत का बड़ा ख़्याल रखते हैं। हम अपने ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है, हम अपनी जिल्द का बड़ा ख्याल रखते हैं। हम नए नए फेस वॉश यूज़ करते हैं और जनाब साबुन के भी बड़े मुतबादिल ढूंढे हमने। हम शैम्पू के बारे में बड़ा परेशान रहते हैं कि कहीं हमारे बाल ना ख़राब हो जाएं। वक्त पे नाखून काटते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। मगर जिस तरह ये बैरूनी जिस्म है हमारा, इसी तरह अंदरूनी तौर पर भी हमारे कुछ अज़ा हैं, जैसे हमारे फेफड़े हैं, हमारे गुर्दे हैं, हमारा दिल है, हमारा और जितने, अब उनका ख्याल हम नहीं रखते हैं वो, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आता है ना। जो नज़र आता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हम बग़ैर सोचे समझे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, बग़ैर सोचे समझे हम घी वाले और मसालों वाले खाने खाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें कितना पानी रोज़ पीना है हमें, और बहुत सारे ऐसे काम जो हमें, जितनी तवज्जो हम अपनी जिल्द पे, अपने बालों के लिए देते हैं, इससे ज़्यादा तवज्जो हमें अपने अंदरूनी सेहत के लिए भी देनी है, जो हम नहीं करते। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन कोई भी बीमारी वो तब रिपोर्ट में आती है जब वो 80% तक अपना काम कर चुकी होती है। अब उसके बाद हम बड़े फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि जनाब किसी तरह ये जो मेरे गुर्दे का मसला जो है ये पैदा हो गया मुझे, अब इससे मैं कैसे निमटूँ इससे मैं। तो उससे निमटने के लिए अब वो 80% तो रिकवर नहीं हो सकता, वो उस 20% जो है, जो बाकी बची हुई जो सेहत होती है, हम कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरह के बस ये जो है ना हाथ से ना निकल जाए, ये ना निकल जाए। और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, एक दफ़ा आप उसका शिकार हो जाए तो फिर कभी वापसी का रास्ता नहीं है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, बहुत कुछ मुफीद बातें जानेंगे अपने बड़े एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। मगर मैं उस मेहमान का तारुफ़ करवाऊँगा आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपनी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ अपनी, क्योंकि सेहत और तालीम के मसाइल आपको पता है हमारे जो मेजर इश्यूज़ में से, और इस सेहत का ख़याल सबसे पहले तो हमने ख़ुद ही रखना है और इसको हमने किस तरह अपनी सेहत को बेहतर बनाना है, किस तरह हमने इन बीमारियों से बचना है और किस तरह हमने इन पे काबू पाना है, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है सेहत के हवाले से। और ये हल होता है आगाही के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए। और आज हमने बड़ी एक मुफीद किस्म की मालूमात हासिल करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, गुर्दों की बीमारियों के हवाले से पाकिस्तान भर में बेहतरीन माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। शुक्रिया। ये सारा एक बीमारी अपना सारा काम कर चुकी होती है, तब जाके टेस्ट में आता है कि जनाब ये फलाना, ये तो 3 नालियाँ बंद हो गई जनाब दिल की, ये तो गुर्दे में तो इतनी बड़ी ईंट पड़ी हुई है एक तो मतलब तो और भी बहुत सारे मसाइल। तो ये पहले शुरू में मतलब इब्तदाई दौर में क्यों नहीं पता चल जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदद करने का बहुत शुक्रिया। फ़हीम भाई, पहली बात तो ये है कि इंसान जो दुनिया में आया है तो अल्लाह ताला ने इंसान को बीमार होने के लिए पैदा किया ही नहीं है। एक सेहतमंद ज़िंदगी देके अल्लाह ने भेजा दुनिया में। चंद एक केसेस हैं जहाँ पे अल्लाह ताला अपना दिखाते हैं कि भाई मैं किसी को कैसे भी पैदा कर सकता हूँ, बग़ैर आँख के, बग़ैर एक गुर्दे के, एक ही गुर्दे से पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। यानी कि क्या, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो विरासत से या शुरू में ही यानी कि कोई मसाइल से होते हैं, वो चंद लोग हैं, हज़ारों में एक आधा केस है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बेसिकली एक अशरफुल मखलूक़ात, एक अच्छा इंसान तंदुरुस्त बना के भेजा दुनिया में। यानी आपको मतलब है कि अल्लाह ताला इम्तिहान में इंसान को डालते हैं, मगर इंसान ख़ुद भी अपने आप को इम्तिहान में डाल लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान जो बीमार हम हो रहे हैं, बेसिकली हम खुद अपनी जो हमारा लिविंग स्टाइल है उसकी बिना पे हो रहे हैं। जो हमारी जो ज़िंदगी का गुजारने का जो तरीका है वो इतना अच्छा नहीं रहा। अभी जो दौर चल रहा है इस वक्त हम वापस इंसान पुरानी दुनिया में जा रहे हैं। पुराने ज़माने की जो हमारा लिविंग स्टाइल है उसको हम चेंज कर रहे हैं दोबारा से लोग हर्ब्स की तरफ जा रहे हैं। जी, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो पता चल गया है कि ये जो मामलात हैं केमिकल के वाले मामलात, जो जंक फूड्स हैं, क्योंकि ये बीमारियां पैदा करने वाले मामला चल रहे हैं ज़्यादा। सही। और हम सब कुछ अगर करें भी जैसी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़ा मसला जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम बर्न नहीं करते। जो खाते हैं, जो माशाल्लाह मरगन ग़िज़ाएँ, हमारे कराची के अंदर भी मैंने देखा है, लाहौर में तो मशहूर है ही गुजरावाला ख्वाबों के हवाले से, खुराकों के हवाले से, खाने के हवाले से, जो खुश खुराक लोग हैं। कराची के अंदर भी मैंने देखा है बहुत तेज़ी से ये, यानी इधर भी खाने के मामले। सर हम लोग यहाँ पे मसाले और तेल जो है उसके बगैर तो खाना खाया नहीं जाता यहाँ पे। मतलब ऐसे दबा के मसाले और ऐसे तेल में डूबे हुए खाने खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं कि हर रेस्टोरेंट वाला, हर होटल वाला, हर जो भी चाहेगा कि मेरा नाम बने, अच्छा मज़े का खाना हो, लोग आएँ। बहरहाल ये मज़े के खाने तो हम खाते हैं, लेकिन इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। और हम जब तक इसके अपना बर्न नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे तो मसाइल रहेंगे। बल इसका ये जो 80% जो सर्वे हुआ बिल्कुल अपने ठीक है। 80% तक लोगों को पता नहीं चलता जब कोई बीमारी पैदा हो रही होती है। वो शुगर के हवाले से ले लें, वो हम जिगर के हवाले से ले लें, वो हम हार्ट के हवाले से ले लें, पता नहीं चलता। उसी वक्त पता चलता है जब 80% से ज़्यादा मसला गुजर चुका होता है। बिल्कुल सही। अच्छा देखें, जैसे हार्ट का मसला है, ये भी बड़ा सीवियर प्रॉब्लम होता है, बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है, परेशानी इसमें, मगर उसका फिर इलाज मौजूद है। ऑपरेशन हुआ, उसके कभी बंद नालियाँ खुल गई उसकी, या मतलब पेस मेकर भी लग गए, कुछ भी हो गया, उसका इलाज है कुछ ना कुछ। गुर्दों के हवाले से उसका मतलब एक दफ़ा गुर्दे आपके फेल हो गए हैं तो दोबारा उसका कोई वापसी का रास्ता नहीं है ना। तो हमने अपने गुर्दों को कैसे बचाना है, और आजकल सीज़न के जो फल हैं और पानी है वो हमें कैसे कितना इस्तेमाल करना है, ज़रा इस हवाले से हमें मालूमात में इजाफा कीजिएगा, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है।
एक वक्फे के बाद आप सब देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, जो कि गुर्दों के अमराज के हवाले से पाकिस्तान भर में खिदमत कर रहे हैं आवाम की। आज हमने बहुत मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए इन्हें अपने प्रोग्राम में तकलीफ़ दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वक्फे से पहले ये सवाल छोड़ के गए थे कि जो गुर्दों के अमराज होते हैं, इससे बचने के लिए पानी और ये जो मौसमी फल हैं, ये इन दो चीज़ों का हम किस तरह भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं? फ़हीम भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी मौसमी फल आए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको खाना चाहिए। ठीक है। और फुल खाना चाहिए। हमारी हिकमत ये कहती है कि एक दफ़ा कम से कम पेट भर कर मौसमी फल को खाया जाए। अच्छा। मिसाल शहतूत का आजकल सीज़न चल रहा है जी, और 10-15 दिन होगा ये शहतूत 1-1.5 माह के लिए आता है। चंद फल हैं जो सिर्फ चंद दिनों के लिए आते हैं। सही। लुकाट है, शहतूत है, फालसा है, स्ट्रॉबेरी है। अभी हमने ये देखना होता है, मैं अक्सर चाह रहा होता हूँ कि यार मैं इस दफ़ा ये पेट भर के फल खाना है, स्ट्रॉबेरी आई है या शहतूत आए हैं, तो अब मुझे पता चलता है यार ख़त्म हो गए हैं। वो हमारा इसके हम आलकस कह लें पंजाबी के अंदर कि हमारा होता है चले यार कल सही फिर मंगवा लेंगे, फिर खा लेंगे। तो होता ये कि हम एक तो हमें मौसमी फल खाने हैं, ये एक हमारी हिकमत के हवाले से हमारी कि इंसान अगर सेहतमंद रहना चाहता है तो मौसमी जब फल आए उनको इस्तेमाल किया जाए। फलों का तरबूज है, खरबूजे हैं, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, आने वाला है। अभी ये फलों का सीज़न आने वाला है। जी 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 जी। और एक तो फलों का इस्तेमाल किया जाए, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। अच्छा, ठीक है। और ख़ास तौर पे पानी के हवाले से हम बात करेंगे, पानी कम से कम हमें 12 से 16 गिलास पानी पीने चाहिए गर्मियों में। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उस पानी में कुछ ऐड करके उस मतलब कुछ पिया जा सके कि इनटेक बढ़ जाए? हाँ, इसमें होता है इसके अंदर नींबू पानी इस्तेमाल करना चाहिए गर्मियों के अंदर, नींबू अच्छा है। और लेकिन ये कि हम वही कर रहे होते हैं जो आप कह रहे हैं, हम मशरूबात की तरफ तो जा रहे होते हैं। वो नहीं ठीक। हम यानी कि मशरूबात ले रहे होते हैं, वहाँ पे पानी लेना है। पानी का अपना एक बॉडी के अंदर उसका एक असर है, ज़रूरत है वाश के लिए, बॉडी के लिए, गुर्दों के लिए। तो हम पानी उतना नहीं ले रहे होते असल में। अच्छा, तो पानी की जगह हम लोग ये जो कह रहे होते हैं, चलो ठीक है वो कोल्ड ड्रिंक ले लिए, कम से कम ये 2 गिलास जो है ना वो 500 ml वो तो इनटेक तो हुआ है, तो उसका भी कोई फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो खैर जो क्या होना है, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक के अपने नुकसान हैं। ठीक है ना। मतलब हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखना है, अपनी खुराक को सादा रखना है, मुतवाज़न खुराक रखनी है। जितना मैं फिर कहूँगा कि हमें अपने अगर हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहें तो एक बड़ा प्यारा सा फार्मूला है जो मैं बताना चाहूँगा नाज़रीन को भी, कि हमें 3 दिन के लिए रात का खाना छोड़ना है अपनी लाइफ के अंदर। ओके। 3 दिन सिर्फ हमने पपाया खाना है, पपीता खाना है। ठीक है। एक पपीता कैसी चीज़ है, और लकीली रात को, ठीक है, आप 2 किलो जितना खा सकें। हाँ, जो आप आसानी से खाया जा सके। हाँ। आसानी से नहीं बल्कि मुश्किल से खाया जाए। अच्छा, मैं तो शौक से खा लेता शौक से खाएं, लेकिन इसको इलाज के तौर पे हम खाएं। अच्छा, इलाज के शौक पे तौर पे हम थोड़ा खाते हैं, मैंने कि उसको। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इससे हमारे जो मैदे के एंजाइम जो अपसेट हो चुके होते हैं, हम मुरगन ग़िज़ाएं खा के और मुख्तलिफ़ चीज़ें ले रहे होते हैं, और उनको ठीक करने के लिए, मैदे के एंजाइम को ठीक करने के लिए, इससे पेट साफ़ हो जाता है। अच्छा। हमारी हिकमत ये कहती है कि 2 दिन आप पपीता खाएं रात को, मोशन लगने चाहिए, पेट साफ़ होना चाहिए। अगर 2 दिन खाया आपने और अच्छा खासा खाया, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं हुआ, और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो इतनी बेहतर नहीं हुई, और उसी तरह जो मामले चल रहे हैं, तो तीसरे दिन इतना पपीता खाएँ कि आपके मुँह से वो बाहर आ जाए। जो अंदर का सुफराई मादा है, अंदर का जो तोफ़न है, क्या अंदर तोफ़न हमने फैलाया हुआ है, बस अगर आप देख लें तो हम वाकई ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर बनाते हैं। अंदर हम देख लें तो शायद हम बहुत अपना ख्याल करें। तो हमारा तीसरे दिन इतना ज़्यादा खाया जाए कि आपको मुंह से बाहर आ जाए। ये एक टेक्निक है। ठीक है। जितना लोग पपीता ज़्यादा खाएं, और ये लकीली कराची वालों के लिए नेमत है कि कराची वालों को पपीता पता है। पेशावर के लोग हैं, मैं जाता हूँ वहाँ भी इलाज के लिए, आप हैरान होंगे, वहाँ पे कुछ लोगों को पपीते का ही नहीं पता कि पपीता क्या है। अक्सर पठानों अपने जो हमारे पश्तून भाई हैं,
उनसे मैं कहता हूँ पपीता खाएं, तो वो कह रहे होते, पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, यार पपीता क्या चीज़ है? आप पूछ लेना पश्तो में क्या कहते हैं उसे। नहीं, उनको पपीते कम है वहाँ पे, बहुत कम है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं, फिर हम आते हैं इसी फल के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। आपको खुशामदीद कहते हैं हम सहर साहिबा। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप बहुत अच्छे टॉपिक लेके आते हैं और इतने अच्छे लोगों को लेके आते हैं आप। इनका जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिए। जी बहन, जी आप बात करें बहन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम हमारी गवर्नमेंट का होता है वो आप वो कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आपका नाम है और अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कब आएंगे आप कराची? जी बहन, मैं अभी तो मैं हर माह की 22 तारीख को आता हूँ यहाँ पे कराची के अंदर। जी, दरअसल मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मैंने कहा मैं आपसे पता कर लूँ कि आप कब तशरीफ़ लाएंगे। जी, हर माह की 22 तारीख को मैं आता हूँ एक दिन के लिए, और अभी मैं बस अभी प्रोग्राम के बाद फ़्लाइट है लाहौर के लिए वापसी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगले माह बिल्कुल हाजिर है इसी वाले से भी। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर जैसे किडनी में जैसे रेत हो जाती है या कहते हैं थोड़ी थोड़ी पत्थर से हो रहे हैं, तो ये किस तरह होगा ये? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी इस हवाले से बात करते हैं। सर, पपीता बताया आपने कि वो अंदर से सब आपका सिस्टम जो है ना वो पूरा नेचुरल हो जाएगा, उससे वो मोशन वगैरह होंगे, सारा कुछ होगा, मगर वो एक इलाज हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, ये तो हल आपने बता दिया। हर महीने में 3 दिन के लिए, ठीक है, कोई डेटें फिक्स कर लें। आज 24 तारीख है, 24, 25, 26। ये जो बहन ने बात की है, इसके हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इसके हमें देखते रहना चाहिए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए कि हमारे गुर्दों का साइज़ क्या है, हमारे गुर्दों के अंदर स्टोन तो नहीं पैदा हो रहे। और अल्ट्रासाउंड तो मतलब ऐसे ही नहीं वो करवाता जब तक कोई डॉक्टर उसे रिकमेंड ना करे, जो एक आम हमारे जहन में नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ये कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जो करवाने चाहिए, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी है। अच्छा, हो गया। इसमें कोई ऐसे वो रेजिस नहीं है, कोई एक्सरे या कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाने से ये पता चल जाता है कि स्टोन्स हैं किस साइज़ के हैं। गुर्दे का साइज़ जो है 12 सेंटीमीटर होता है, तो आया 12 सेंटीमीटर है भी या नहीं है। अच्छा, बाज़ का किडनी शिनिंग हो रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, उसकी वजह से गुर्दों का साइज़ छोटा हो रहा होता है। बाज़ हाइड्रोनेफ्राइसिस केसेस होते हैं जिसमें गुर्दों का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो हमें पता ही नहीं होता हमारे गुर्दों का साइज़ क्या है। पहली बात तो ये करवाने चाहिए। हमने कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि हमने टेस्ट फ्री कर दिए कराची वालों के लिए। इस वक्त कराची में अभी भी हो रहे हैं माशाल्लाह। हमारा कैंप लगा है परसों 21 तारीख को। जनाब, ये कैंप कहाँ लगा है और कहाँ हम जा सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमने करवाने हैं, ये आप बताएंगे हमें, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़, जो कि चेयरमैन है रहमान फाउंडेशन के, और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये जो गुर्दों के अमराज से मुतल्लिक जितने भी मरीज़ हैं उनका इलाज कर रहे हैं और मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं पाकिस्तान भर में बहुत सी जगहों पे। तो सर, आप बता रहे थे कैंप के हवाले से, कराची में कैंप लगे हुए हैं। ये कराची के जो 2.25 करोड़ लोग हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है। बताइए कहाँ जाके हम मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं? ये हमारा इदारा है रहमान फाउंडेशन का, गुलशन इकबाल 4 के अंदर। ठीक है। और पटेल हॉस्पिटल के अपोजिट हमारा सेंटर है रहमान फाउंडेशन। वहाँ पे हमने फ्री टेस्ट किए हैं लोगों के लिए कि लोगों को पता तो चलेगा हमारे गुर्दे क्या काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं। तो गुर्दों के हवाले से हमने फ्री कर दिए। बाकी भी हमने 21 तारीख को कैंप लगाया था, उसमें अल्ट्रासाउंड, ECG, उसमें हजामा कराची की तारीख में पहली दफ़ा हमने हजामा को भी फ्री किया है। अच्छा, अभी भी हम एक किस्म का फ्री कर रहे हैं कि सिर्फ कपिंग का थोड़ा सा खर्चा ले रहे हैं। इसका भी अपना फ़ायदा, इस पर भी कभी बात करेंगे। हजामे के हवाले से हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, वो खैर यहाँ पे कर रही हैं। तो हमने एक कोशिश में है कि पाकिस्तान के अंदर हम ये अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं। इसमें लाहौर में हमारे फ्री टेस्ट हो रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर फ्री टेस्ट हो रहे हैं, फैसलाबाद के अंदर खैर अभी फ्री डायलिसिस हमारा चल रहा है, जेलम के अंदर हम, लेकिन वहाँ पर भी ये मेडिकल की सहूलत दे रहे हैं फ्री मेडिकल कैंप के लिए। ये हमारे आवाम की ज़रूरत है, हमारे लोगों की ज़रूरत है। जैसे हमने फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है डायलिसिस सेंटर को बनाना, इसको चलाना। मैं वही सोच रहा था कि जिस तरह आपके 1000 से ज़ायद डायलिसिस आपने बताया कि महीने में आप फ्री में करते हैं लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
हर एक डायलिसिस के ऊपर भी ना एक अच्छा खासा एक खर्चा होता, अमाउंट होती है उसकी, तो वो फ्री में करते हैं तो वो कैसे आप अफोर्ड कर पाते हैं, किस तरह ये सारा कुछ हो जाता है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी मददगार साबित हो सकेगी आपकी ये इन्फॉर्मेशन, जो सिस्टम चला रहे हैं वो किस तरह लोगों तक फ्री दे सकते हैं। या फ़हीम भाई, पहली बात तो ये है कि ये हमारे पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत है फ्री डायलिसिस सेंटर बनाना। ज़रूरी नहीं कराची में अच्छा काम हो रहा है, यहाँ मुखिया हज़रात बहुत हैं, अच्छे लोग हैं जो डायलिसिस सेंटर, बहुत सारे डायलिसिस सेंटर यहाँ काम कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कोई नहीं कर रहा, इस्लामाबाद में सिर्फ हमारा ही डायलिसिस सेंटर है जो फ्री कर रहा है। वहाँ पे प्राइवेट ज़्यादा हैं, ऐसे लिए जा रहे हैं 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है एक डायलिसिस पे वहाँ पे। इसी तरह और शहरों के अंदर, जेलम के अंदर भी एक आधा डायलिसिस सेंटर हो रहे हैं, अदरवाइज चंद ही हर शहरों के अंदर डायलिसिस सेंटर जो बने हुए हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, और वो काम हो रहा है आटे में नमक के बराबर इस वक्त पाकिस्तान में गुर्दों के हवाले से, डायलिसिस सेंटर के हवाले से कम डायलिसिस बहुत कम हो रहा है। अच्छा, नहीं वैसे वो म्यार ठीक है, वो जो डायलिसिस हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उसमें मेरा ख्याल किया था पैसे, वो इतना बेहतर म्यार नहीं है पहली बात। अच्छा, म्यार भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं, वही पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, वही सेटअप, जिनके तल्लक हैं, स्टाफ के तल्लक हैं लोग बहन भाइयों से या अपने अजीज़ों से, तो वही उनके फ्री हो रहे हैं। बाकी लोग परेशान हो रहे होते हैं, वो प्राइवेट ही करवा रहे होते हैं। 3 से 4 हज़ार का खर्चा आ रहा है एवरेज एक डायलिसिस पे, और फिर ये फॉर लाइफ होता है, कब्र की दीवारों तक इंसान ने डायलिसिस करवाने हैं फॉर लाइफ, जब तक उसकी सांसें दुनिया में मौजूद हैं। वो सोच रहा होता है, डायलिसिस करवा रहा होता है, एक तो तकलीफ़ हो रही होती है डायलिसिस की, इतनी मोटी नीडल लग रही होती है पेशेंट को, 4 घंटे का अमल होता है, ब्लड जिस्म से निकलता है, मशीन में जाता है, साफ़ होकर वापस आता है, वो एक तकलीफ़ है। घर वाले बाहर बैठे हुए हैं 4 घंटे के लिए, रिश्तेदार बहन भाई। दूसरी तकलीफ़ पेशेंट को हो रही होती है कि यार मैंने 3 दिन बाद 4 हज़ार रुपया 5 हज़ार रुपया कहाँ से लेना है, कौन सी चीज़ बेचनी है, मैंने कोई जेवर बेचना बच्ची का, या घर अल्लाह न करे कोई प्लाट पड़ा हुआ वो बेचना है। उस टेंशन में बंदा दुनिया से चला जाता है। बड़ी कम लाइफ है हमारे डायलिसिस के मरीजों की पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो टेंशन, डिप्रेशन, एक डायलिसिस की तकलीफ़, इसमें चंद साल ही बंदा सर्वाइव करता है बेचारा। तो ये डायलिसिस के लोग होते हैं, मैं समझता हूँ बड़े मुस्तैक, बड़े सफ़ेद, यानी कि जनती लोग होते हैं, मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, क्योंकि तकलीफ़, इतनी तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। तो आपने बात की अगर हार्ट का मसला है तो एक दफ़ा ऑपरेट हो गया हार्ट का, चलें जी, बंदा और चलने फिरने का नॉर्मल लाइफ में आ गया। कैंसर है तो जनाब उसका इलाज हो गया, कैंसर का नॉर्मल लाइफ में आ गया, कीमोथेरेपी हो गई। ये एक ऐसा मसला है कि ये कैंसर से भी ऊपर है, ये डायलिसिस करवाने ही करवाने हैं, जहाँ से मर्जी करवाने, और पानी बंद हो जाता है, उसके लिए पानी और बेशुमार चीज़ें बंद हो जाती हैं। हमारे आगे पानी पड़ा हुआ है, हम पीना चाहें पी लें, उसको मना है कि आपने 1 लीटर तक पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। गर्मियों के अंदर वो बेचारा बर्फ़ खा रहा होता है, परेशानी में होता है, तकलीफ़ वाले लोग होते हैं बेचारे ये लोग, और अल्लाह ताला पर हमने काम किया इनके लिए, ये ज़रूरत है हमारे। मैं रहा हूँ इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे मैंने देखा है कि आप पेशेंट को घर लेने के लिए गाड़ी आती है, डायलिसिस करवा के घर छोड़ते हैं, कोई पैसा नहीं है, खुराकें अच्छी हैं, मशीनें अच्छी हैं, डायलाइज़र अच्छे हैं, डायलिसिस अच्छे हैं, लाइफ गुजार रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल से लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे मसले होते हैं कि जाना कैसे, रक्शे का किराया नहीं होता, यकीन कर फ़हीम भाई, हम बाज़ लोगों का रक्शे का किराया तक दे रहे होते हैं हम लोगों का। ये को 30 लाख रुपए का आपको अजर दे इस जो आप खिदमत कर रहे हैं। ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें कोई आपके साथ मिल के इस कार खैर में, मतलब जो अपनी हिम्मत के मुताबिक अगर करना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है? देखें जी, क्योंकि अगर रमज़ान भी आ रहा है, सब ने अपने जो है ना वो जो चैरिटी जो है, जो फंड्स निकाले हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्तहिक बंदे को ढूंढ के देने हैं, उन लोगों तक पहुंचाने। तो आप उन मुस्तहिक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप तक भी तो पहुंच सकते हैं वो। बिल्कुल जी, ये रहमान फाउंडेशन अल्लाह के नाम से इदारा है, इसमें ज़रूर आना चाहिए। लोगों को पहले देखें, हमें विज़िट करें, कराची में, फैसलाबाद में, जेलम में, लाहौर में, इस्लामाबाद के अंदर हमारे डायलिसिस सेंटर आके विज़िट करें कि कैसा बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। और 1000 से ज़्यादा डायलिसिस हो रहे हैं, वो 3 मिलियन का खर्चा आ रहा है, पर अल्लाह ताला दे रहे हैं, नवाज रहे हैं। मुखय्यर हज़रात हैं इसमें, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, सबको आना चाहिए। और रमज़ान आ रहा है, हम कहते हैं कि ये इदारे को आप अपना ज़कात सदका दें, ताकि ये डायलिसिस सेंटर के जो अखराजात हैं ये चलते रहें और ये मामलात होते रहें। इसमें खैर मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, फैसलाबाद में हमारे साथ शाहद रज़ा सिक्का साहब हैं, वो बड़ा ख्याल कर रहे हैं हमारा वहाँ पे।
इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिद राव साहब हैं, बहुत ख्याल कर रहे हैं। दुबई के अंदर गुलाम नबी साहब हैं, वो मेरे पेशेंट भी हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरा ख्याल कर रहे हैं। SM मुनीर साहब हैं, वो बड़ा ख्याल कर रहे हैं। बेशुमार लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें देख रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हमने जो डायलिसिस सेंटर, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान के तकरीबन जितने शहर हैं उसके अंदर डायलिसिस सेंटर बनाने की इरादा रखता हूँ। बिल्कुल सही। तो अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल वगैरह पे रहमान फाउंडेशन लिखेंगे तो सारा मेरे ख्याल डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए। हमें बड़ी खुशी है कि आपके आने की वजह से हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिली, जिससे हम अपनी सेहत भी बेहतर बना सकते हैं और हम अपनी कुछ थोड़ी सी मदद के साथ मदद अगर करें तो हम बहुत सारे ऐसे लोग जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, हम उनके लिए भी कुछ बेहतर सोच सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारी सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का जो सबसे नाजुक तरीन और हसास तरीन तबका है वो हैं बच्चे। अब बच्चों के हवाले से, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से सबसे जो एक बड़ा मसला है वो इनकी तालीम का है। इनकी तालीम के हवाले से जब हम बात करें तो एक इतनी बड़ी तादाद तालीम से महरूम है और उसके बारे में कोई इतने ज़्यादा, जिन लोगों ने तालीम देनी है वो कोई हमें इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद भी नज़र नहीं आते। ये उससे भी एक बड़ा मसला है। मगर जब बच्चों की तालीम की बात करते हैं, जो हम लोग अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो एक बड़ी परेशानी की बात यह है कि हम बच्चियों की तालीम को, जो बेटियों की तालीम है, उसको कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम अपना जो बेटा है उसकी तालीम अच्छे स्कूल में करवा देंगे और बेटियों की जो है वो एक आम से स्कूल में उन्हें तालीम दिलवा रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि खैर है, इसने तो कल को हांडी रोटी ही करनी है। तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो बेटियों की और बच्चियों की तालीम है। हम उनकी तालीम पे तवज्जो नहीं देते हैं और फिर ज़माने को हम कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि ज़माना ही ऐसा है, ये है वो। हमने अपनी किताबों में शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके वाक़या पढ़ा और वो उनकी जो शख्सियत थी वो उनकी वालिदा की वजह से थी। उनकी वालिदा ने, उन्होंने ये कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे ये कहा है, बताया है कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना है। और उनकी जो भी शख्सियत में जो जितने भी हमें वो शेड्स नज़र आते हैं वो सारे उनकी वालिदा की तरफ से थे। एक बहुत बड़े एक लीडर, जिन्हें लोग जालिम लीडर के तौर पे भी जानते हैं और अपने अपने हिसाब से, उनका भी यही कहना था कि जनाब आप अगर मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे देंगे तो मैं आपको एक अलग कौम जो है ना वो दे दूँगा। ये बात फैक्ट है। एक मर्द वो बाहर मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, वो फारिग होके बच्चों को टाइम देने के लिए उसके पास शायद 1-2 घंटे होते होंगे, मुश्किल से बता रहा हूँ। आजकल के ये 1-2 घंटे भी मोबाइल ने ले लिए हैं। हफ्ते में 1 दिन वो टाइम दे देगा अपने बच्चों को। मगर जो बुनियादी तौर पे तरबियत का जो बेड़ा उठाया होता है वो एक माँ ने उठाया होता है। जो बच्चे के किरदार पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है माँ की दी हुई तरबियत। तो हमने माँ को कितना कैपेबल बनाया हुआ है, माँ कितनी काबिल है, और उसी हिसाब से आगे जो है ना पूरी की पूरी नस्ल वो कितनी काबिल और कितनी बेहतरीन तरबियत वाली नस्ल जो है ना वो निकलेगी। ये डिपेंड करता है उस माँ पे, उस बच्ची पे जिसको आपने जैसी तालीम दी है, जैसी आपने उसको तरबियत दी है। आज हम बच्चियों की तरबियत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक और जो मतलब जितने भी जो दानिश्वर हैं उनके मुताबिक वक्त की अहम ज़रूरत है बच्चियों की तालीम। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ ये शख्सियत मौजूद हैं आज यहाँ पे।
जिन्होंने बच्चों की तालीम के लिए एक ऐसा एक फलाही इदारा खोला है जिसकी फ़ीस आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सिर्फ 1 रुपया माहाना। ये वो अमाउंट है कि शायद कुछ दिनों में 1 रुपये के सिक्के भी आना बंद हो जाएंगे, और सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कराची में नहीं, ये और भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह के स्कूल जारी हैं जहाँ बच्चों को तालीम दी जा रही है। मुफ्त तालीम दे के कहीं ना कहीं इस मुआशरे में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। परवीन राव साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। परवीन राव साहिबा के साथ हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़े बहुत काबिल इंसान हैं, और ये भी हमेशा कोशिश रहते हैं कि किसी तरह तालीम के लिए अपना किरदार अदा करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्राइवेट स्कूल्स एक वाहिद एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अगर ये भी ना हो तो सरकारी स्कूलों में, जो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो खैर प्राइवेट स्कूल्स को भी राह रास्त पे रखने के लिए एक इदारे की, एक तंजीम की बड़ी एक अशद ज़रूरत होती है। उस तंजीम के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ये चेयरमैन है शरफुज़्ज़मा साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। परवीन राव साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चों की तालीम वो कितनी ज़रूरी है? बच्चों की तालीम या लड़कियों की तालीम? आप पहले बच्चों की। हाँ। पहले ओवरऑल सारे बच्चों की, क्योंकि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। कितने ये वैसे तो देखें, तालीम से ज़्यादा तरबियत ज़रूरी होती है एक्चुअली, क्योंकि ये तो तालीम तो भी जो फॉर्मल तालीम है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये तो सिर्फ 200 बरस हुए हैं इस दुनिया में आई है। इससे पहले तो घरों में तरबियत दी जाती थी, और माएँ उनको जो बुनियादी तालीम है वो ज़बानी देती थी, और फादर तरबियत देता था कि जिस जगह जा रहा है वहाँ जो काम वो खुद कर रहा है वो उसको सिखाता था, उसकी पर्सनैलिटी बनती थी। तो ये तालीम और तरबियत ये दोनों साथ होते थे। ये अंग्रेज़ी ज़माने की तालीम आई तो तरबियत निकलती गई, सिर्फ तालीम हुई, और उसके बाद तालीम भी खाली अंग्रेज़ी की और रट्टे की हो गई, उसमें से भी उसका मगज़ निकल गया। तो आपके बच्चों की दोनों की पर्सनैलिटी बनाने वाला ही कोई मौजूद नहीं रहा, ना फादर क्योंकि वो काम पे जा रहा है, और ना मदर क्योंकि ऐसी तालीम दे दी है, आपने ऐसी तरबियत फराम कर दी है। अब मसलन कंप्यूटर है, माँ को करना नहीं आता, उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, वो सिखा नहीं सकती, तो दोनों बच्चों को वो ना तालीम दे सकती है ना उसकी तरबियत दे सकती है। तो तालीम इंतहाई ज़रूरी है, मगर तरबियत के साथ तालीम ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शरफुज़्ज़मा साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल था, ओवरऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, जी हाँ, बच्चों की तालीम दोनों के हवाले से हमारे मुल्क में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 5 करोड़ 8 लाख बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 16 साल के दरमियान। ओके। उनमें से 2 करोड़ 24 लाख बच्चे, उन्होंने अभी तक स्कूल का शक्ल ही नहीं देखा। देखिए, तो तालीम का क्या मेयार है, ये तो इसी बात से पता चल गया। क्या इनकी कोशिश है, वो बात तो सामने आ गई। अब रह गई बात ये कि जो तवज्जो होना चाहिए वक्त के साथ, जाहिर है दुनिया अब एक सिम में सिमट कर आ गई है, कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। आप फेसबुक पे जाके पूरे वर्ल्ड की जो तालीमी जो एक्टिविटीज़ है उसका आप मुताला कर सकते हैं। वो करने का मौका मौजूद है। इसके बावजूद अगर आपके अंदर सुधार पैदा ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तालीम से सिंसियर हैं ही नहीं।
हैं ही नहीं, आप इसे मसला समझते ही नहीं। मसला समझते ही नहीं। बिल्कुल यही वजह है बिल्कुल सही कि मैंने कई बार आपसे भी, इससे पहले भी हमारी गुफ्तगू हुई आपके टॉक शो में भी, तो हमने यही कहा कि हंगामी बुनियाद पे तालीम पे काम करने की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के लिए ये ज़रूरी है कि तालीम को वजारत से अलग कर दिया जाए। तालीम को वजारत से अलग कर दिया जाए, एक कमेटी तश्कील दी जाए जो सिंसियर लोग हैं, जो तालीम को समझते हैं, जो उसके लिए अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, वो क्रीम एक जगह जमा किया जाए, उनके हवाले पूरे मुल्क की बागडोर तालीम की दी जाए और उनके पीछे डोर ना बांध कर खींचा जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आके मैं ख़ास तौर पे इस मौजू पे बात करना चाहूँगा कि हम बच्चियों की तालीम के ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं देते हैं। जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें भी बच्चियों की तालीम पे उस तरह तवज्जो नहीं देते। बच्चियों की तालीम ये कितनी अहम है, ये मुआशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और वक्त के लिए कितनी ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज बेटियों की तालीम के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ परवीन राव साहिबा हैं और शरफुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, परवीन राव साहिबा, बच्चियों की तालीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चियों की तालीम अगर नहीं है तो आपके पूरे घर की तालीम नहीं है। क्योंकि स्कूल में जब कोई बच्चा जाके पढ़ाई कर रहा है और माँ उसको ना समझ रही है, ना उसे बता पा रही है, ना उसकी तरबियत कर पा रही है, तो वो जो कुछ भी सीख के आएगा, और जैसे कि आजकल माहौल हो गया है कि पढ़ाई नहीं करनी, नकल करके पास हो जाना है, तो वो तो तालीम तो हासिल नहीं कर रहा, और घर में माँ को भी पता नहीं चल रहा कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो तालीम याफ्ता हो, ताकि वो देख सके कि अगर लड़के कॉलेज स्कूल जा रहे हैं तो वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ख़ानदान में मसले कई हल करने होते हैं जो तालीमी भी होते हैं और समझदारी भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और थोड़ी समझदारी आती है जब आप तालीमी मराहिल से गुजरते हैं, सचमुच पढ़ाई करते हैं। सही बात है। नकल वाली नहीं। और लड़कियां बेचारी तो पढ़ ही लेती हैं, चाहे कुछ भी हो वो पढ़ लेती हैं। अच्छा, वैसे भी अगर देखा जाए, अगर ये तनासुब देखा जाए तो ख़वातीन जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चियाँ, ये पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनके अब मेडिकल में भी ये ज़्यादा स्टूडेंट्स ये पास होती हैं। हर शोबे में, तालीम के हर शोबे में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनकी। सीधी सी बात है कि बच्चियां कहना मान रही हैं अभी तक, हमारी बच्चियां। हाँ। मतलब आप यूरोप में चले जाएं तो वो कहना भी नहीं मान रही, वो दूसरे कामों में पड़ी हुई हैं। तो उनकी तो नस्लें ही तबाह हो गई। लेकिन हमारी अभी बच्चियां जो हैं वो कैरेक्टर रखती हैं, तरबियत उनको अगर दे दी जाए तो वो बहुत आपके मुल्क को तब्दील कर सकती है। मगर जैसी कैंपेन्स चल रही है ना, उसके बाद हालात कुछ यहाँ भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। कैंपेन कौन सी? ये बस मुझे इजाज़त तलब करनी पड़ेगी टीवी पे बोलने के लिए। नहीं, देखिए वो कुछ लोगों तक मीडिया और दूसरी चीज़ें ये जो है कुछ बच्चों तक पहुंच रही हैं। फिर भी हमारे मुल्क में सारी लड़कियों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही, सारे बच्चों तक नहीं पहुंच रही जो ख़राब हैं। लेकिन क्यों ये तालीम खराबी की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम बात ये कर रहे हैं जैसे कि अभी आजकल बात हो रही है ना कि अपनी रोटी खुद डालो, अपना ये करो वो करो, कैंपेन जो चला रही है। मतलब एक औरत को हम इतनी इज्जत वाली जगह पे यहाँ पे रखते हैं, और आप देखें ना कि एक लंबी कतार हो और उसमें लड़के खड़े हैं, एक लड़की आती है सुकून से साइड से आके दूसरी कतार में 4 लोगों के बीच में अपना काम करवा के चले जाती है। कभी ज़िंदगी में इन्होंने खुद जाके किसी को पिक नहीं करना होता है, एक विमेन का इतना ख्याल रखते हैं, कभी बिल नहीं देना किसी जगह पे, वो सारा कुछ, मगर इन्हें बराबरी चाहिए। ठीक है, मिलेगी इंशाल्लाह। एक ब्रेक, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं डॉक्टर अफशान करीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, फरमाइए, क्या कहेंगी?
जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और सबसे पहले मैं एक चीज़ जो हमारे माइंड में आती है कि अगर लड़की तालीम याफ्ता होगी तो वो सर पे चढ़ जाएगी या वो बिगड़ जाएगी, आपस से बाहर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तालीम इंसान को शऊर देती है अच्छे और बुरे का। और तालीम औरतों की इसलिए ज़रूरी है कि ये नहीं सिर्फ कि हमें जॉब्स करनी है या हमें अपने घर चलाने ना, या जैसे एक हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि वो जॉब करेंगी तो घर उनका ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तालीम इतना शऊर देती है कि वो एटलीस्ट अपने घर को सही तरीके से मेंटेन कर सकती है। और तालीम के जो पढ़ी लिखी लड़कियां या औरतें होती हैं या वर्किंग होती हैं, वो अपने घर को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करती हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर भी सब कुछ मेंटेन करना होता है, घर को भी मेंटेन करना होता है, उन्होंने अपने बच्चों को भी उस वैल्यू में लेके आना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच, अपनी राय आपने शामिल की। शरफुज़्ज़मा साहब, देखिए, जो आपने बच्चियों की तालीम के हवाले से बात की, उस पर तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बच्चा अगर तालीम हासिल करता है तो सिर्फ एक बच्चा तालीम हासिल करता है, लेकिन अगर एक बच्ची तालीम हासिल करती है तो पूरा कुंबा तालीम हासिल करता है, पूरा एक ख़ानदान तालीम हासिल करता है। उसकी वजह यह है कि बच्चों को ज़्यादा वक्त अपने माँ के साथ मिलता है बनिस्बत अपने वालिद के, इसलिए कि वो ज़रिया माश के लिए वो बेचारे सुबह से शाम तक लगे होते हैं। इस वजह से बच्चियों की तालीम तो बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर तो भरपूर तरीके से वर्क करना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ वहीं आ जाती है फिर कि जब कोई सेंसियर ही नहीं होगा तालीम के लिए, और जो तरक्की की जो राह हमवार करने के जो जीना है तालीम, जब उसको वो समझ ही नहीं पाएगा, उसकी कोशिश ही नहीं होगी, तो जब तालीम का हाल ये होगा कि 50% बच्चे स्कूल से बाहर हों, तो जाहिर उस 50% में बच्चियां भी शामिल हैं। प्लस ये कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर माहौल का बनाना, एक अच्छी तरबियत का देना, ये भी एक बहुत बड़ा फुक़दान है हमारे मुल्क में कि उस तरफ ज़्यादा लोग राग़िब नहीं होते हैं। राह चलते हुए बच्चियों को परेशान करना, और फिर ये कि इदारे में माँ बाप भी डरते हैं बच्चियों को वहाँ भेजने से, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो है बच्चियों के साथ, उसको दूर करना चाहिए, बच्चियों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू सो मच शरफुज़्ज़मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन साहब आपका भी। दरअसल आप मेहमानों को तकलीफ़ देना और इस मौजू पे बात करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बच्चियों की तालीम हमारे माशरे के लिए, हमारे इस पूरी एक कौम के लिए, पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। आप दोस्तों से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। फ़हीम अब्बास, फ़ुरक़ान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।